की क्लास हमारी चल रही है रेलवे ग्रुप डी के लिए। उसमें मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है दूरी, विस्थापन, वेग, चाल और त्वरण। ये पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा संवेग क्या है और आवेग क्या है। संवेग को समझने से पहले मेरी बात सुनिए जरा। आप अपनी दोनों आंखें बंद करिए और इस संवेग को आप मान लीजिए कि एक प्रकार का बल है। संवेग भी एक प्रकार का बल है। कैसे, बात को समझिए कि जब एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर आइसर ट्रैक्टर, और वो गारे में फंस गया है। जब गारे में फंस गया और उसमें गन्ना भरा हुआ है, उसके पीछे लगे हुए टिपलर में, वो उसका हो गया द्रव्यमान। इस बात को बाद में समझिए, पहले इतना समझो कि अब उसको ट्रैक्टर को अगर निकालना है तो दो तरीके से निकाला जा सकता है। या तो हल्की रेस दे, और हल्की रेस दे करके स्पीड हल्की रख करके रेस देते हैं बहुत ज्यादा। तो ट्रैक्टर कर रहा है ठक 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 कर, पूरे जोर लगा लिए। ट्रैक्टर से पूरे जोर लगाए, धीरे 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 रेस को दे करके ये ट्रैक्टर नहीं निकला। मैंने प्रयास किए। अब दूसरा तरीका समझिए, दूसरा कैसे। अब मैं क्या करता हूँ इसके, अब मैं कैसे निकालूं उसको। मैंने क्या कार्य किया, मैंने आवेग इसमें यूज किया। आवेग यूज किया। आवेग क्या होता है? यह भी एक प्रकार का बल है, संवेग भी, और यह भी एक प्रकार का बल है। लेकिन ये जो बल है, ये बल होता है कि बहुत लंबे समय तक लगने वाला बल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। अगर मैं एक थप्पड़ मारूं, थप्पड़ लगेगा बहुत कम समय के लिए, 0.सेकंड के लिए लगेगा। लेकिन चोट देगा झन्नाटे वाली, बहुत कम समय के लिए जब बहुत बड़ा बल लगता है तब उसको कहते हैं आवेग। अब मैं इसमें आवेग लगा करके देखूं। मैंने ट्रैक्टर की रेस दी और ट्रैक्टर की रेस देने के बाद ब्रेक धीरे धीरे छोड़े, झटके से छोड़े, झटके से ट्रैक्टर आगे जाता है, झटके से छोड़ रहा हूं मैं, आवेग दे रहा हूं इसको। बहुत बड़ा बल कम समय के लिए यूज कर रहा है और धीरे 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 करके ट्रैक्टर निकल गया है। यह आवेग है। तो एक प्रकार का आवेग भी बल ही समझ लीजिए और संवेग भी। दोनों तरीके से निकल सकता है। या तो पहला वाला तो तरीका अपनाया मैंने, ठक 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 करके वाला, वो भी निकाल देगा, और संवेग भी निकाल सकता है। ये संवेग है। अब समझिए जरा कि संवेग का जो मात्रक है वो होता है, इसको दर्शाते P से है, और M इंटू V होता है। यानी अब M का मतलब हो गया किलोग्राम यानी कि केजी, और V मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब किलोग्राम मतलब भार, और भार है तो इसकी विमा क्या आएगी? m इसकी विमा हो गई। अब मीटर प्रति सेकंड दिया है, मीटर है तो मतलब दूरी है, ये पिछली वीडियो में समझाया। तो मीटर है मतलब दूरी है तो मतलब लंबाई है, L से इसको दर्शाएंगे। अब उसके बटे में लिखा हुआ है सेकंड, और जब सेकंड मतलब समय यानी T से दर्शाएंगे, और जब T को ऊपर लेकर के जाएंगे, नीचे है बटे में तो ऊपर जाएंगे तो माइनस का 1 लिख देंगे। किसकी विमा हो गई है? ये संवेग की विमा हो गई है। ये हो गई है संवेग की विमा। उसी प्रकार से आवेग। अब आपसे पूछे कि ये कैसी राशि है, तो मैंने पिछली वीडियो से समझा करके ले रहा हूं कि जहां वेग की आवश्यकता पड़ती है, वेग विस्थापन से निकलता है, विस्थापन सदिश राशि है। जब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग विस्थापन से निकला, वेग भी सदिश राशि है। संवेग वेग से निकला तो संवेग भी सदिश राशि है, और जब आवेग भी निकला है वेग से तो आवेग भी सदिश राशि होगी। मुझे आगे आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताना है। यह होता है बल गुणा समय। समय बहुत कम होना चाहिए इसके, बल गुणा समय होता है। बाकी दोनों, ये भी राशि सदिश राशि है, ये भी और ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये भी सदिश राशि है। आवेग की कहानी खत्म, संवेग की कहानी खत्म। संवेग आगे अभी एक बार और जिक्र इसका करेंगे। आवेग को समझिएगा आप, आवेग को आप समझिए। आवेग क्या है कि वो तो बल तो लगेगा, द्रव्यमान तो इसमें भी होगा, बल लगेगा इसमें भी, लेकिन वो बल कैसे लगेगा? बहुत कम समय के लिए लगेगा। आप मेरी बात को समझो। ये कील है मेरे पास, ये कील है, और इस कील को, इस गुलमेघ को मुझे दीवार में ठोकना है, और मेरे पास एक हथौड़ा है। उस हथौड़े से जब मैं इसको ठोकूंगा तो इसको कैसे ठोकूंगा? हथौड़ा यहाँ रखूंगा, क्या ठोकूंगा? जो लगाऊंगा, ठुक जा, नहीं ठुकेगी। इसको ठोकने के लिए यहाँ इसको रखा जाएगा और मारा जाएगा झटके से। समय ज्यादा नहीं लगाना, ऐसे करके नहीं लगाना हथौड़े से बल। कैसे लगाना है?
कम, बल लगाना ज़्यादा है, लगाना कम समय के लिए है, तो कील दीवार में ठुक सकती है। यही इसका उदाहरण है। जब बॉल कैच पकड़ते हैं तो क्या होता है, बॉल को पकड़ते समय में हमारे हाथ से टकरा करके भाग जाती है, क्योंकि एक बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगता है। आवेग की कहानी खत्म। आगे पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक को। आगे हम पढ़ते हैं, ये लिखा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड गीला है, मार्कर चल नहीं रहा सही से, मैं बोल देता हूँ। न्यूटन के गति विषयक नियम लिखा है। न्यूटन के गति विषयक नियम बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, ये नहीं समझना कि हाँ पढ़ रखे हैं, बहुत आसान तरीके से समझ रखे हैं, आप समझ लो, नए तरीके से बता देंगे। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन 1687 में हुआ था। न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए, उत्तोलक के नियम, दोनों को यही पढ़ा दे रहे हैं। समझिए जरा, पहला नियम क्या कहता है न्यूटन का। न्यूटन का जो पहला नियम है, इस न्यूटन के पहले नियम को ही कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, या इसी को कहा जाता है गैलीलियो का नियम। मार्कर बड़ा खराब है। गैलीलियो का नियम इसी को कहा जाता है। अब जड़त्व क्या है, आप इस बात को समझ लो कि जड़त्व क्या है। ये जो नियम है, जड़त्व का नियम, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गति का जड़त्व, एक होता है विरामा का जड़त्व। एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विरामा का जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है, जड़त्व का मतलब होता है एक प्रकार का ईगो। ईगो मतलब आपने कुछ लड़के देखे होंगे, उन लड़कों की जैकेट पे ये लिखा रहता है, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, ये लिखा रहता है। मतलब क्या है, उनके अंदर एक प्रकार का ईगो है, वो जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, हम नहीं सुधरेंगे। ईगो मतलब क्या है, न्यूटन भी तो यही कह के गया कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए कुछ बल और कुछ समय अवश्य चाहिए होता है। ये कहता है न्यूटन का नियम। जिस उसे वो जड़त्व की अवस्था में है तो रुकी रहेगी वहीं। और ये दो प्रकार का होता है जड़त्व, एक तो जड़त्व और एक होता है विरामा का जड़त्व। पहले हम इसके जड़त्व के उदाहरण को समझ लेते हैं। गैलीलियो का नियम इसी को कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या है, आप समझिएगा जरा कि अगर कोई ट्रेन आकर के रुकी हुई है स्टेशन पर, ट्रेन स्टेशन पर रुकी है, मैं उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूँ, और ट्रेन के अंदर जब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं विराम की अवस्था में हूँ। अचानक जब ट्रेन चलती है, मेरे अंदर क्या था, मेरे अंदर जड़त्व था। मैंने सोचा कि मैं तो ऐसे ही बैठा रहूँगा, मेरे अंदर ईगो है। लेकिन क्या, जब ट्रेन चली, उसमें गति उत्पन्न हुई, तो मैं ईगो के कारण, मैं अपने जड़त्व के कारण, मैं अपनी जिद के कारण, एक प्रकार की जिद, जड़त्व मतलब जिद के कारण मैं पीछे की ओर झुक गया, क्योंकि मैं किस अवस्था में रहना चाहता हूँ, विराम की अवस्था में। ट्रेन आगे की ओर चली गई। बात को समझिए। ये मेरे पास एक कपड़ा है, कपड़ा, और इस कपड़े को ये मैं, बच्चे बेंच साफ करते हैं, धूल भर गई है बहुत ज़्यादा। इसके धूल के अंदर पार्ट जो है इस कपड़े के अंदर, उनमें भी ईगो है, उनमें भी जिद है, वो भी इससे अलग होना नहीं चाहते। वो भी कहते हैं हम जैसी अवस्था में हैं वैसे ही रहेंगे। मैंने एक डंडा लिया और जब इस पे मारा, इस कंबल को, जब इस कपड़े को जब पीटा, तो ये कपड़ा डंडे के लगने पर जब इसको आवेग दिया तो ये अंदर की ओर चला गया, और धूल के कारण, ईगो में होने के कारण, जिद में होने के कारण, अपनी जड़त्व की अवस्था में होने के कारण इससे अलग हो गए हैं। यही होता है कि एक वृक्ष जो है, वृक्ष पर लगे हुए फल, जब तेज हवा चलती है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष की शाखा है, ये शाखा है, और जब तेज हवा चल करके आती है तो ये जो आम लगा हुआ है, इस आम के अंदर ईगो है, इसके अंदर जड़त्व है, इसके अंदर जिद है, हम नहीं हलेंगे। हवा आई तेजी के साथ, और इसने इस आम से कहा हल, इसने कहा नहीं हलेंगे, ईगो है। लेकिन हवा शाखा को ले गई और इसके ईगो के कारण ये इससे टूटकर गिर जाता। ये है जड़त्व का नियम। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को ऐसे तो मिल जाएंगे, लेकिन आगे देखते हैं, जरा जल्दी इसको समझाना है, वीडियो लंबा ना हो। आगे समझते हैं। नेक्स्ट कौन सा, विरामा का जड़त्व क्या होता है। ये तो विरामा का हो गया, विराम मतलब जड़त्व का हो गया। इसके बाद आगे होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है कि अगर वस्तु जिस अवस्था में उस अवस्था में रहने का प्रयास करती है, और अवस्थाएं तो दो हो सकती हैं, या तो स्थिर अवस्था, स्थिर की अवस्था, या फिर मोशन या गति की अवस्था। जब कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करते रहना चाहती है,
अगर जैसे समझिए मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन धीमे धीमे चल रही है और ट्रेन में मैं गति की अवस्था में हूँ। जब ट्रेन की चल रही है तो मैं भी गति में हूँ और इसके अंदर मुझ में गतिज अवस्था उत्पन्न हो गई है, लेकिन अचानक जब ट्रेन रुकती है तो मैं गतिज होने के कारण मैं आगे की ओर को झुक जाता हूँ। ये न्यूटन का पहला नियम कहता है, इसको जड़त्व का नियम या इसको कहा जाता है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो कहाँ के रहने वाले, इटली के वैज्ञानिक ने इससे संबंधित कुछ बातें बताई हैं, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और बाकी बहुत सारे पूछता है कि जब एक कांच है और उस कांच के अंदर बंदूक की गोली को मारा जाता है तो बंदूक की गोली इतना जितनी है उतना छेद खोलती है और पार करके चली जाती है, क्योंकि कांच जड़त्व की अवस्था में है। जड़त्व की अवस्था में उसमें ईगो है, वो उसमें जिद है कांच में, और बंदूक की गोली अचानक से टकराई, आवेग समझिए, और तुरंत निकल के चली गई। जोर का बल कम समय के लिए, जोर का झटका कम समय के लिए, यही आवेग है ना। जोरों का झटका कम समय के लिए लगना ही आवेग है, वो टकरा करके पार कर गई। पत्थर मारा हमने, पत्थर, और जब पत्थर को मारा तो पत्थर को मारने पर जो पत्थर टकराया कांच से कहा कि चल, कांच कह रहा ईगो है, लेकिन पत्थर बड़ा था, स्पीड कम थी, कांच को धकेलने का प्रयास किया, कांच थोड़ा सा तो दिगला, थोड़ा सा तो कम हुआ ईगो, और वो आगे नहीं खिसक पाया तो फिर टूट गया, कांच टूट गया, क्योंकि उसमें ईगो कम हो गया। तो ईगो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा जड़त्व होगा वस्तु उतनी ज़्यादा उसको भेद करके चली जाएगी, बंदूक की गोली भेद करके चली जाएगी। उसको आगे समझते हैं, जरा नेक्स्ट आगे समझते हैं। आप समझिए इसी को कि मेरे पास एक गिलास है और उस गिलास के ऊपर मैंने एक रखा हुआ है कागज़, ये कागज़ और पेपर है, कोई गत्ता हल्का वाला कोई गत्ता है, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया है मैंने, और जो सिक्के को मैंने इस पर रखा गया है और मैं इसको धीरे धीरे ये जड़त्व की अवस्था में है, जो धीरे धीरे खींचता हूँ इसको तो सिक्का गत्ते के साथ खींचा चला आएगा। संवेग दिया मैंने इसको तो खींचा चलाया, लेकिन जब इसको आवेग मैंने दिया, तेजी के साथ इसको जब मैंने खींचा तो ये ईगो में होने के कारण हम नहीं हलेंगे। जड़त्व की अवस्था में था, ईगो की अवस्था में था, एक जिद की अवस्था में था, जैसे मैंने इस कांच को खींचा सिक्का तुरंत तो अंदर चला जाएगा। ये जड़त्व का नियम हो गया। नेक्स्ट आगे समझाते हैं न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम, उदाहरण इसके बता दिए मैंने, वृक्षों से फलों का गिरना, कांच वाला उदाहरण मैंने आपको बताया, गिलास वाला उदाहरण बताया। दूसरे नियम से प्राप्त, इससे पूछेगा कि इससे क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल क्या है मैं आपको अभी बता दूंगा, अगले बस थोड़े 5-10 मिनट बाद, पहले इसको समझिए, मैंने बताया भी है पहले आपको। तो दूसरा नियम क्या कहता है, इस न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक, F बराबर होता है m इंटू ए के, बल m इंटू ए के ये प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है इस बात को आप समझिएगा, F बराबर m इंटू ए कैसे होता है कि पहले मेरा उदाहरण समझो आप, कि एक बॉल है, वो बॉल जब ऊपर से गिर रही है, मैं उसको पकड़ने के लिए अपने हाथ नीचे कर रहा हूँ। जब बॉलर बॉल को ऊपर से गिरती है, कैच करता है, उसके हाथ नीचे करता है, बॉल गिर रही है 60 की स्पीड से, मैंने अपने हाथ ऐसे किए हुए हैं, बॉल टप्पा खाएगी, भाग जाएगी। जोरों का झटका कम समय के लिए, क्योंकि संवेग ज़्यादा है, और संवेग भी तो मैंने बताया था ना कि वो भी तो एक प्रकार का बल है, तभी तो वो भाग गई। मैंने कहा था कि आंखें बंद करके पी को थोड़ी देर के लिए क्या समझ लो, F समझ लो, ये भी तो F है, बल है, संवेग भी बल था, लेकिन आप समझो अब उसको मुझे कम करना है, उस संवेग को क्या करना है, कम करना है। 60 की स्पीड से बॉल अगर ऊपर से गिरती हुई आती है और मैं 30 की स्पीड से हाथ नीचे करता हूँ, बॉल आ रही 60 से, मैं हाथ कर रहा हूँ 30 की स्पीड से। अब सुनिए, पहले की अपेक्षा संवेग कम हो गया, बॉल आ रही है 60 से, मैं कर रहा हूँ 40 से, और भी कम हो गया। बॉल आ रही है 60 से, मैं कर रहा हूँ 50 से, संवेग गैप दोनों का कितने को हो गया, बॉल 60 से आ रही है, मैं अपने हाथ 50 से खींच रहा हूँ, कम हो गया है 10 का मात्र वेग परिवर्तन है। वेग परिवर्तन कितने का है, मात्र 10 का है। और अगर बॉल 50 से आ रही है और मैं 55 से खींच रहा हूँ अपने हाथों को नीचे, उसके पीछे पीछे, तब और भी आसान से आएगी। और बॉल आ रही है 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, मैं भी अपने हाथ 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से खींचता हूँ, तो दोनों का जो परिवर्तन था, दोनों का जो मान था, वो कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अब बॉल मेरे हाथों में आसानी से आ सकती है, यही संवेग है, यही न्यूटन का दूसरा नियम है, यही F बराबर m इंटू ए है। आप समझिएगा, जब
मैं एग्ज़ाम दे करके आया और मुझे अमरोहा स्टेशन पर उतरना था। रात्रि का समय, मैं हारा थका हुआ था और जब ट्रेन रुकी मेरी आँख खुली, मैंने देखा ट्रेन तो चल पड़ी। मैं लेट हो गया, मेरी आँख लेट खुली, मैंने तुरंत बैग उठाया, जूते पहने, भागना शुरू। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चल पड़ी। इतने ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आप बताइए मुझे ट्रेन के किस दिशा में दौड़ना चाहिए? जिधर ट्रेन चल रही है उधर दौड़ना चाहिए या ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ना चाहिए? ट्रेन की दिशा में। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो मैं भी उतरते ही अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर उसके साथ दौड़ता हूँ उसी की दिशा में, तो दोनों का वेग कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा, कोई चोट लगने के चांस नहीं है। आपने बहुत सारे अजय देवगन की फिल्में देखी होंगी। आपने फिल्म ये दिन आशिकाना देखी होगी कि कैसे लड़की को मोटरसाइकिल से कार में बैठा लेता है। क्यों? कि दोनों, मोटरसाइकिल भी उसी स्पीड से दौड़ रही है साथ साथ, कार भी उसी स्पीड से चल रही है साथ साथ, तो दोनों की स्पीड बराबर होगी, संवेग दोनों का कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो चोट नहीं लगेगी। उदाहरण समझिए, उदाहरण बोल वाला उदाहरण एग्जामिनर पूछता है आपसे, याद रखना है। सोफे पर गद्दा अच्छा वाला लगाया जाता है क्योंकि संवेग कम हो जाए। अगर हम बैठते हैं सोफे पर, अगर तेजी के साथ बैठ गए तो हो जाएगा कम, और अगर तेजी के साथ बैठ कर गद्दा लगा हुआ है तो आराम से चोट नहीं लगेगी। संवेग क्या कर दिया? कम कर दिया है हमने। आगे देखिएगा जरा, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसके उदाहरणों में। दूसरा उदाहरण पूछता है कि जब हम कांच के या प्लास्टिक के सामान का, जब आपका मोबाइल फोन आता है तो वो किरमिच में लिपटा हुआ आता है। कांच के सामान की जब पैकिंग करते हैं तो उसको कागज में या कपड़े में या किरमिच में लपेट करके रखा जाता है क्योंकि संवेग, या फिर जब हम ऊंची कूद या लंबी कूद लेते हैं, अगर मैं दौड़ के जाता हूँ, ऊंची कूदता हूँ और सामने मेरे फ्लोर है, पत्थर पड़ा है, पक्का है, बिल्कुल ईंटें बिछी हुई हैं, तो चोट ज़्यादा लगेगी। अगर मैं मिट्टी खोद लेता हूँ आगे की मुलायम कर लेता हूँ और छलांग लगाता हूँ तो चोट कम मिलेगी क्योंकि संवेग कर दिया है, मिट्टी पर गिरूंगा। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा एथलेटिक्स में अब गद्दे बिछा दिए जाते हैं ताकि चोट ना लगे। सर्कस में जो खिलाड़ी होते हैं वो जाल बांध लेते हैं और ताकि चोट, गिरने पर चोट ना लगे। जाल पर टिके और जाल उनके साथ साथ नीचे आता है, जिसके कारण संवेग कम हो जाता है और चोट लगने के चांस घट जाते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्लियर हो गया है। दूसरे नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरे से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन का तीसरा नियम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और ये मार्कर चल नहीं रहा है, इसको जरा क्या करें इसके साथ। दूसरा मार्कर देखेंगे, तीसरा नियम, बोर्ड गीला है। तीसरा नियम क्या कहता है समझिएगा, आपको समझ जाएगा बस। फिजिक्स या तो आपने देखा होगा 3 इडियट में आमिर खान ने बताया कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने देखो ना, चैन थी, वो चैन को करके बताइए मशीन है सर, मशीन है। लेकिन मास्टर क्या कह रहा था? डिटेल में बताओ एग्जाम। अरे भैया समझ ही तो आनी चाहिए, समझ आएगी आपको, ये मेरा वादा है। ऐसे फिजिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए थोड़ा सा। मैं आपके लिए फिर से वीडियो नहीं लेकर के आऊँगा, नए तरीके से नए उदाहरण लेकर के आऊँगा। आपको ऐसा वीडियो, ऐसे उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आगे देखते रहे, ट्रैक्टर वाला उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना। एक और सटीक और 3 उदाहरण भी और मेरे पास बेहतरीन है आगे के टॉपिक के। लेकिन आप मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आगे बढ़ाते हैं आपको न्यूटन का तीसरे नियम को कहा जाते हैं आर्कमिडीज का नियम। पूरा समझ लो, मार्कर नहीं चल रहा। आर्कमिडीज का नियम, इसी को कहते हैं उत्प्लावन का नियम। उत्प्लावन का नियम, या इसी को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप खुद समझ लेना है, थोड़ा लॉजिक लगा के मार्क नहीं चला, मैं क्या कर सकता हूँ। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसी को कहते हैं उत्प्लावन का नियम। घबराइए नहीं, बिल्कुल समझाने वाले हैं। आर्कमिडीज को समझ लो पहले तो आप। आर्कमिडीज कौन है? आर्कमिडीज की कहानी खत्म कर दें यहीं। आर्कमिडीज कौन है? आर्कमिडीज एक यूनान का वैज्ञानिक है, काफ़ी समय पुराने था, 1800 साल पुराना था, लगभग 1800 साल पहले। जब ये अपने बाथरूम में नहा रहा था, इसने बाल्टी भरी हुई थी, इसके हाथ में एक मग्गा था और ये नहा रहा था। इसने मग्गे को बाल्टी में डाल करके जब पानी निकालने के लिए शरीर के लिए डाया, उसने देखा मग्गा पानी में जब है तो हल्का, थोड़ा सा ऊपर उठाया, भारी, सारा बाहर निकाला, भारी, अंदर डाला, पानी का मग्गा बाल्टी में डाला अंदर, हल्का, बाहर निकाला, भारी। डिब्बा छोड़ के, बाल्टी छोड़ के भागा बाथरूम से। ये क्या हुआ? सबसे कहता फिर रहा है कि अजूबा हो गया, कारनामा हो गया, कारनामा हो गया। लोग कह रहे तो पागल हो गया,
न्यूटन को भी तो लोगों ने पागल कहा था जब सेब गिरा था उसके सर पर, सेब गिरा था सर पर और 6 महीने तक सड़े हुए सेब को लेकर के घूमता रहा, दिखाता रहा लोगों की पेड़ गिरा है, पेड़ पे से सेब गिरा है, नीचे गिरा है। लोग क्या कहते हैं नीचे ही तो गिरेगा, लेकिन उसने कारण बताया था कि नीचे ही क्यों गिरा, यहाँ से 36,000 किलोमीटर ऊपर ले जाए तब ये ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, उसने कारण बताया। तो इसने भी जब जिसको लोग पागल कहते हैं वो इतिहास रचता है। मुझे भी कह रहे होंगे पता नहीं कैसे कैसे उदाहरण ला रहा है, अभी और बताऊंगा। मुझे भी पागल कह रहे होंगे मैं भी इतिहास रच दूँ, हो सकता है। सुनिए जरा, आप सुनिए आप। लेकिन इतिहास बनाने में समय लगता है, मैंने आपको बताया, और मैं अभी इतना समय नहीं दे पाया। सुनिए क्या कहता था इसने आर्किमिडीज ने क्या निष्कर्ष निकाला। फिर इसने कहा कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कुछ कमी होती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। परिभाषा तो हमने रट ली, समझ नहीं आई। अब समझिए मेरे तरीके से समझिए इसको, कि मेरे पास एक पुलिया है, उस पुलिया में पानी भरा हुआ है, मेरे पास एक लोहे की बाल्टी है, लोहे की बाल्टी का कुंदा पकड़ के पानी में डुबाया, पानी में भरी, लेकिन मैंने जब थोड़ी सी ऊपर निकाली बाल्टी, थोड़ी सी ऊपर निकाली बाल्टी तो मुझे हल्की प्रतीत हुई, थोड़ी सी मैंने और थोड़ी सी निकाली तो भारी प्रतीत हुई, सारी बाहर निकाली तो भारी प्रतीत हुई, मैंने फिर डुबाई हल्की, सारी डुबा दी भारी। क्या निष्कर्ष निकला? इसने बताया कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण मतलब सारी की सारी या आंशिक यानी थोड़ी सी डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कुछ कमी हो जाती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, अगर आधी बाल्टी पानी में डूबी हुई है तो आधी बाल्टी ने अपने भार के बराबर द्रव हटा दिया है। वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को हटा देती है, जितनी हल्की प्रतीत हो रही है उतने ही भार का द्रव उसने हटा दिया है। आप सारी डुबा दो, सारी डुबाने के बाद उसने जितने भी थी उसका पानी हटा दिया, हमें वो बिल्कुल हल्की प्रतीत तो हो रही है। यही बताया न्यूटन, इसने आर्किमिडीज ने, और फिर कहा कि यही कारण है कि एक लोहे की गोली को अगर डाल दिया जाता है पानी में तो लोहे की गोली डूब जाती है और जहाज इस शेप में बनाया जाता है। जहाज इस शेप में बनाते हैं, वो जहाज अपने भार के बराबर भार को हटा देता है। जहाज अपने भार के बराबर भार यानी जल हटा देता है और जब इतना जल जितना भारी था उतना ही जल हटा दिया उतना ही भार का, तो जहाज का भार अब शून्य हो गया है। जहाज ने जितना बल नीचे लगाया उतना ही बल पानी ने अब ऊपर लगाया, क्योंकि जहाज का भार कैसा हो गया है, शून्य, और जहाज पानी में आसानी से तैर सकता है। आर्किमिडीज ने बताया। आगे इसी को प्रयोग में लाया न्यूटन ने कहा फिर तो हवाई जहाज वस्तु भी आकाश में उड़ सकती है। जब जल पर हम दबाव लगाएंगे और जल ऊपर को लगाएगा, जल को जहाज ने नीचे दबाया और जल ने जहाज को ऊपर कर दिया। अगर हम हवा पर दबाव लगाएं ऊपर से तो हवा भी ऊपर कर सकती है। उसने दिमाग लगाया, ओहो ये बात है कि पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। क्यों? पक्षी के पंख होते हैं और पंखों से वो हवा को पंखों से नीचे की ओर काटते हैं, नीचे की ओर दाब लगाते हैं, नीचे की ओर दाब लगाते हैं और फिर तो हवा उन पर ऊपर को भार लगाती है और पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। सुनिए जरा, पक्षी पंखों से हवा को नीचे दाब रहे हैं तो हवा ऊपर फेंक रही है। यही कारण होता है कि नाव में बैठ करके जब हम चप्पू चलाते हैं, पानी को पीछे फेंकते हैं तो हम आगे की ओर चले जाते हैं। जल पर तैरना इसी कारण संभव होता है कि हम अपने हाथों से पानी को नीचे दबाते हैं, नीचे, और पीछे खींचते हैं, पीछे नीचे दबाते हैं तो ऊपर तैर रहे हैं और थोड़ा सा हाथ पीछे कर दिया तो आगे जाएंगे। ये कौन सा नियम हो गया? न्यूटन का तीसरे नियम के अनुसार जल पर तैरना संभव है, पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव है। हेलीकॉप्टर की पंखड़ी जब घूमती है तो ऊपर की हवा को काट करके नीचे टक्कर मारती है हवा, और फिर हवाई जहाज टंग जाता है, उसको स्पीड दे करके उससे यात्रा कर ली जाती है। हवाई जहाज में यहाँ पंखड़ी लगी होती हैं दो, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऐसे बनाया मैंने इसको, यहाँ एक पंखड़ी दो लगी होगी बहुत भयंकर वाली, यहाँ एक पंखड़ी लगी और वो आगे की हवा को खींचती है और पीछे प्रेशर मारती है, आगे जाता है।
रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मैं आपको समझा दूं, ये मैंने उदाहरण आप भी आपको बता दिए हैं कि जितने पैर में चोट लगी उतनी पत्थर में भी लगी। न्यूटन ने ये बात बताई कि जब हम रास्ते में किसी जाते हुए अगर किसी पत्थर में पैर मारते हैं तो जितनी चोट पैर में लगी है उतनी चोट पत्थर में भी लगती है। गाल पे चमाट मारो, जितनी चोट गाल पे लगेगी उतनी हाथ में भी लगेगी, लेकिन आपको हाथ में तो कम लगती है, यहाँ की त्वचा मजबूत है इसलिए कम लगती है। आप यही हाथ तलवे पर मारो पैर के, हाथ में ज़्यादा लगेगी क्योंकि पैर का तलवा मजबूत है। इसका भी प्रॉफिट उठाया जाता है, किसी दिन आपको बताएंगे अगली वीडियो में। जो तार है रेलवे ट्रैक का ऊपर बिजली से घूमती है तांबे का, वो तो घिस जाना चाहिए फिर, क्योंकि उससे रगड़ लग के चलती है, क्योंकि वो नहीं घिसता। यहाँ उसका यूज होता है क्योंकि नीचे वाली जो ट्रेन के ऊपर लगा हुआ पेंटियम होता है वो लगाया जाता है, वो लगाया जाता है किसी मुलायम धातु का। इसकी तुलना में इस तार की तुलना में मुलायम धातु का इसको लगाते हैं तो ये घिस जाता है, ये नहीं घिसता। दोनों को और बराबर लगा दे तो कोई दोनों ही घिसेंगे बराबर। इसको अगर पत्थर को डीले से रगड़ो मट्टी के तो पत्थर का टुकड़ा थोड़ी ना घिसेगा, डीला ही घिसेगा। यही कारण है कि वहाँ वो तार नहीं घिसता जल्दी से, 10-10, 20-20 साल तक भी चेंज नहीं करना पड़ता है, दिमाग लगाया जाता है। आगे पढ़ाते हैं आपको, क्या पढ़ाते हैं, न्यूटन का नियम मैंने आपको समझा दिया है। न्यूटन के एक लाइन और इसी में नोट कर देंगे। न्यूटन के तीसरे नियम को ही कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम इस न्यूटन के तीसरे नियम को कहते हैं। अब मुझे ये बात समझानी है कि न्यूटन के तीसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम कैसे कहते हैं। उम्मीदें हैं कि न्यूटन के नियम आपको समझ आ गए होंगे। संवेग संरक्षण का नियम, पहले बात को आप समझिए जरा कि संवेग होता क्या है। पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया, संवेग यानी P बराबर होता है m इंटू वी के, एम वी के। लेकिन हमें संवेग संरक्षण करना है कैसे, तो संवेग संरक्षण का नियम होता है डेल्टा पी, ये डेल्टा है, डेल्टा पी बराबर होता है m1v1 बराबर होता है m2v2। समझ लो, ये कम दिख रहा होगा, सुनो, डेल्टा पी बराबर m1v1 बराबर m2v2 लिखा है मैंने तो, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब क्या है, इस बात को समझो जरा कि जैसे इससे पहले आप एक बात को समझिए, एक बात आप समझिए। माना कि मोहन और सोहन, मोहन और गीता, V2 M2 है और V2। जैसे बात को समझिए आप कि एक तो सोहन है, राम माना, राम है और उसकी एक बहन है जिसका नाम है गीता। राम और गीता, इस परिवार में 4 सदस्य हैं, मम्मी पापा, ठीक है, 4 सदस्य हैं। और इन 4 सदस्यों में माना गीता की शादी हो गई, और गीता अपनी की शादी होने के बाद गीता अपने ससुराल चली गई। कितने सदस्य बचे? एक लड़की जब चली गई तो 3 सदस्य बचे, 4 में से 3 सदस्य बचे। लेकिन अब ये जब चली गई तो रामू का जब विवाह हुआ तो रामू एक सुंदरी बिटिया को घर लेकर के आया बना करके, वो भी एक लड़की को लेकर के आया, एक किसी की पुत्री को घर लेकर के आया है। तो फिर से परिवार में कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य। एक लड़की गई, एक लड़की आई, इसे कहेंगे लड़की संरक्षण का सिद्धांत। मुझे क्या समझाना है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब तभी तो समझ आएगा जब संरक्षण का पता चलेगा। एक लड़की थी, आज भी एक लड़की है। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने वो 100 रुपए अपने जेब से निकाल करके सामान खरीद लिया, कुछ सामान खरीद लिया, लेकिन मेरी जेब में किसी ने 100 रुपए और रख दिए। मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास मेरा धन संरक्षण है। ये धन संरक्षण का सिद्धांत है, ये लड़की संरक्षण का सिद्धांत है। समझना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है तो समझते क्यों नहीं है? समझिए कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि एक 600 किलो की कार थी, एक 600 किलो की मोटर कार थी, और 600 किलो की मोटर कार दौड़ रही है स्पीड के साथ, और जिसकी स्पीड है 60 मीटर प्रति सेकेंड। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब स्पीड, वेग यानी 60 मीटर प्रति सेकेंड बराबर। और उसके सामने कोई एक ठेला आ जाता है,
और ठेले का भार वो बेच रहा है गाजर, और ठेले का भार है 100 किलो, 100 किलो। और अब ये बताइए आप क्या कहता है, तो जितना खर्च हो गया उतना मिल जाना चाहिए, तब तो सम्यक संरक्षण है। और आपने पढ़ रखा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो ये भी कहता है कि 600 किलो की कार 60 की स्पीड से अगर दौड़ती है, ये कार का वेग द्रव्यमान है, ये कार का वेग है, ये ठेले का द्रव्यमान है, तो पूछा गया कि ठेला कितनी स्पीड से आगे जाएगा। निकाल दो मान, 0 से 0, 0 से 0 और 6 छंग 36, 360 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे जाएगा। ये कहता है कि अर्थात जो कार का टक्कर लगा उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसकी स्पीड तो कम हो गई कार की, लेकिन वो नष्ट नहीं हुई, कम हो गई, नष्ट नहीं हुई उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ठीक उतनी ऊर्जा दूसरे ठेले को मिली, ठेले के भार कम था, उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। ये हो गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आगे पढ़ाते हैं कुछ और आपको। नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं न्यूटन के उत्तोलक के नियम। न्यूटन ने जिस प्रकार से गति विषयक 3 नियम दिए, उत्तोलक के 3 नियम दिए। उत्तोलक क्या है? एक प्रकार की मशीन है जो कार्य को आसान बना देती है। कैसे बना देती है समझिए जरा। उत्तोलक के 3 नियम दिए, और उत्तोलक के नियमों में जो पहला नियम है, पहला नियम है, और पहले नियम के अनुसार मध्य में रहता है आलंब, मध्य में रहता है आलंब। आलंब समझिए कि आलंब क्या होता है। आलंब होता है कि मेरे पास जैसे ये कैंची है, कैंची, ये कैंची है मेरे पास, ये कैंची है, यहाँ से वस्तु को काटा जा रहा है, यहाँ से वस्तु कार्य हो रहा है, कार्य मतलब भार W हो गया, वर्क, और ये होता है आलंब, ये हो गया भार, ये हो गया आलंब। मध्य में रहता है आलंब, मध्य में जो लिखा है वो मैंने है आलंब, और यहाँ लिखा है आयाम, आयास, सॉरी आयास बोलना था। ये हो गया आयास, मतलब एक प्रकार का बल जहाँ से लगाया जाएगा। डभार जहाँ पर कार्य होगा, यहाँ पर जहाँ पर कोई वस्तु होगी, जहाँ पर भार होगा। आलंब जहाँ पर पिन लगी हुई होगी। समझिए, आप समझ रहेगा। ये छोटा सा चित्र है, समझने के लिए आगे आगे समझ जाएगा आपको। ये बस मैंने इसलिए बताया कि आलंब होता क्या है, क्योंकि उदाहरण में बताऊंगा तो भी समझ आपको आने वाला है। जैसे क्या होगा कि आलंब होगा, अब समझिए क्या रहता है, आलंब कहाँ रहता है? आलंब रहता है मध्य में। जैसे बात को समझो कि इसके उदाहरणों में ये बच्चे हैं, बच्चे झूला झूलते बच्चे, झूला झूलते, ये एक झूला बना दिया मैंने, एक बच्चा इस पर इधर बैठा दिया, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, ये झूला झूल रहे हैं बच्चे। या बीच में है आलंब। ये स्कूल में जैसे होता है कि कभी ये वाला बच्चा नीचे जाता है, कभी ये वाला बच्चा नीचे जाता है। जब ये वाला बच्चा इस नीचे जाता है, मतलब ये बल लगा रहा है, तो इधर हो जाएगा आयास, और इधर हो जाएगा भार W, और बीच में तो आलंब है ही। लेकिन जब ये वाला बच्चा अब इसको नीचे दबाएगा तो इधर हो जाएगा भार, इधर हो जाएगा आयास, लेकिन आलंब कहाँ रहेगा? बीच में ही रहेगा। आलंब हमेशा बीच में रहता है। तो उत्तोलक के पहले नियम में तराजू, तराजू बना दो इसी को, तराजू, तराजू, एक पलड़ा दूसरा पलड़ा, यहाँ से पकड़ा, कभी ये कभी ये, ठीक है। कैंची अभी मैंने उदाहरण बना करके दिखाया, बीच में आलंब था, यहाँ भी बीच में आलंब है, कैंची। नल का हत्ता, नल का हत्ता भी किसका उदाहरण है? न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। सुनिएगा जरा, नल बनाते हैं, ये समझिएगा जरा, ये यहाँ से पानी, ये नल का हत्ता हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर आलंब है यहाँ पर, और ये जो नल का हत्ता है, इस नल के हत्ते को इस प्रकार से जब यहाँ से जब इसको चलाया जाएगा, यहाँ से जब इसको चलाएंगे, यहाँ से जब इसको चलाया जाएगा, तो मध्य में आलंब है, एक तरफ से आयास मतलब बल लगाया जा रहा है, और कार्य कहाँ हो रहा है? भार कहाँ है हमारा? यहाँ। नल का हत्ता भी न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। कैंची, संन्यासी, पिलास किस नियम में आ गए? पहले नियम में। बात को समझ लो अब आसान वाली, कि जहाँ कहीं पर कोई क्रिया बार बार होती दिखाई दे, बार बार होती दिखाई दे, तो वहाँ न्यूटन का कौन सा नियम लगा देंगे? पहला नियम। नील कटर, एक तरफ से बल लगाते हैं, बीच में आयाम है, एक तरफ नाखून कटता है। नील कटर पहले नियम का उदाहरण है। बार बार क्रिया हो रही है। कैंची,
बार बार क्रिया हो रही है। तराजू, झूला झूलते बच्चे, हैंडपंप, संन्यासी, पहला नियम। बार बार क्रिया पहला नियम, मध्य में आलंब पहला नियम। समझ आ गया होगा। उदाहरण यही वाले हैं जिनका एग्जामिनर पूछता है। दूसरे उदाहरण में बता दो जरा, दूसरे नियम बता दो जरा। दूसरा नियम, दूसरे नियम के अनुसार मध्य में रहता है भार, मतलब डब्लू। ये बात पूछता है एग्जामिनर कि इसमें मध्य में क्या होता है, उसमें मध्य में क्या होता है। इसमें मध्य में रहता है भार, मतलब डब्लू। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल समझो इसके उदाहरण में आता है सरोता। सरोता मतलब नींबू निचोड़ने की मशीन। बात को समझो, इस प्रकार से समझो, इस प्रकार से। ये जहाँ उंगलियां फंसी हुई है यहाँ आलंब है, और यहाँ जो जगह है यहाँ रख दिया मैंने नींबू, और इधर से अब इसको अगर ऐसे दबाता हूँ, ऐसे करके अगर दबाता हूँ तो नींबू का बिच्चा निकल जाएगा। ये इस प्रकार से आलंब एक तरफ है सिरे पे जहाँ उंगलियां फंसी हुई है, मध्य में नींबू है यानी भार है ना मध्य में, और बल यहाँ से लगाया जा रहा है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन, सरोता, किसके भर नियम, दूसरे नियम के उदाहरण। तीसरा सुनिए कि अगर बोझा ढोने वाली गाड़ी जो कुली के पास होती है, या ईंट उद्योग में जो गाड़ी होती है ईंटें ढोने वाली, आगे पहिया होता है, बीच में ईंटें रख लेते हैं और चला करता है उसको, ये वाली गाड़ी किस में आएगी, दूसरे नियम के अनुसार आ जाएगी। याद रहेंगे, बीच में क्या रखे जाएगा, भार। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि मध्य में क्या रहेगा, आयास। मध्य में क्या रहेगा, आयास रहेगा। और तीसरे नियम के उदाहरण में आएगा जैसे चिमटा। तीसरे नियम में आएगा चिमटा, मार करनी चल के देगा। तीसरे नियम में आएगा चिमटा। ये चिमटा है, यहाँ हमने किसी पत्थर को दबाया और बल लगाएंगे यहाँ से इस पे बल लगाया जाएगा। आलम इधर हो गया, भार एक तरफ है, और हमने चिमटे से यहाँ पर कोई भार रखा हुआ है और यहाँ पर बल लगाया है। मनुष्य के हाथ की कोहनी, आलम एक तरफ हो गया। ये कोई मोबाइल फ़ोन है, ये वाला मोबाइल फ़ोन है, और उस मोबाइल फ़ोन को मैंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से। आलम्ब एक तरफ हो गया और ऐसे उठाया है तो यह भार है, एक सिरे में भार है, भार इधर भी यहाँ है, यहाँ भी यहाँ है भार। बल कहाँ से लग रहा है, बल लग रहा है पेशिया बल। ईंटें उठाई जाए तो फूल जाएगी, बॉडी बन जाएगी, बॉडी मांसपेशियां फूल जाएगी, मतलब बल लग रहा है। तो बल लग रहा है मध्य में, आलम्ब है हाँ मध्य में लगता है बल, मध्य तो लिखा है आयास, मध्य में, और भार है एक तरफ। ये कौन सा नियम हो गया, न्यूटन का उत्तोलक का तीसरा नियम। आगे बढ़ाते हैं कुछ और। नेक्स्ट आगे आपको बढ़ाते हैं अगला घर्षण टॉपिक क्या होता है। घर्षण को समझिएगा, घर्षण क्या है। अब तक मैंने आपको आयाम बता दिया, सॉरी आयाम को छोड़िए, अब तक मैंने आपको संवेग बताया। संवेग भी कार्य को कर देता है। आवेग बताया, आवेग भी काम कर देता है। आवेग तो आंखें खोल देता है, आवेग भी काम कर देता है। एफ बताया है बल, बल भी काम कर देता है। लेकिन ये घर्षण वो है जो काम का विरोध करता है। ये काम का क्या करता है, विरोध करता है। होने वाली एक ऐसा बल, घर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी क्रिया का विरोध करता है। और ये बल होता है दो प्रकार का, एक तो स्थितिक घर्षण और एक होता है गतिक घर्षण। स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण, इसमें भी गतिक घर्षण होता है दो प्रकार का। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझाते हैं स्थितिक घर्षण को। स्थितिक घर्षण आपसे पूछेगा किस घर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर आता है ना स्थितिक घर्षण। क्या है इस बात को समझिए। स्थितिक घर्षण क्या, स्थितिक घर्षण ये है कि सड़क पर एक कार का इंजन खराब हो गया, एक कार का हो गया है इंजन खराब। और जब इंजन खराब हुआ तो उस कार को अब मिस्त्री तक लेकर के जाना है, धकेल करके लेकर के जाना है। उसको एक व्यक्ति धकेलता है, कार हिले भी नहीं अपनी जगह से। दूसरे व्यक्ति को बुलवाया, उसको धकेला, नहीं हिली। तीसरे को बुलवाया, लगाया जोर, नहीं हिली। चौथे को बुलवाया, 4 व्यक्ति एक साथ धकेल रहे हैं, कार अपनी जगह से हिल गई। पहले क्यों नहीं हिली, उसमें स्थितिक घर्षण था। एक ऐसा बल था जो उसके हिलने का विरोध कर रहा था। अब बताओ कि जब कार हिल गई और वो अब चल पड़ी, तो अब 4 व्यक्तियों ने उसको स्टीम बनाई थी, वो अपनी जगह से हिला के आगे बढ़ा दी थी। एक को हटा दो, 3 आराम से धकेल लेंगे। 2 को भी हटा दो, 2 आराम से धकेल करके ले जाएंगे। 2 भी अब धकेल लेंगे।
तो शुरू में जो वो स्थिति में थी, ईगो था उसके अंदर, हम नहीं हलेंगे, तो वो जो बल विरोध कर रहा था उसको कहा गया स्थैतिक घर्षण। स्थितिक घर्षण उसको कहा गया स्थितिक घर्षण। इसी बल का मान होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने समझाया था 4 व्यक्तियों को लगना पड़ा इस बल को तोड़ने के लिए, 4 व्यक्तियों को लगना पड़ा। आगे समझते हैं। फिर अब ये गति उत्पन्न हो गई उसमें गति, तो अब इसको अगर 2 व्यक्ति ढकेल रहे हैं और 2 व्यक्ति भी अलग हो जाए तो 2 मीटर जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि एक बल है जो उसकी गति का विरोध कर रहा है, क्रिया का विरोध कर रहा है। अब उसमें भी तो घर्षण बल लग रहा है। अब ये घर्षण बल 2 प्रकार से होता है। कैसे? एक तो सर्पी घर्षण और एक होता है लोटानिक घर्षण। मेरा डस्टर कहाँ है समझिए। एक तो सर्पी घर्षण और एक लोटानिक घर्षण। सर्पी घर्षण और लोटानिक घर्षण समझिए जरा, मैं आपको समझाता हूँ। मार्कर मेरा कहाँ है? ये मेरे पास एक बोर्ड है, नहीं हो पाएगा, ये बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। समझिए, ऐसे समझो। तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, मैं क्लास पढ़ रहा हूँ। अगर आप ऐसे में भी लाइक नहीं करते हैं, जिन अभ्यर्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको पाप लगेगा। तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। 4 कपड़े पहने हुए हैं। सुनिए, ये है, अगर मैंने इसको यहाँ से ढकेला, यहाँ से इसको ढकेला, इसमें गति उत्पन्न हुई, लेकिन कुछ आगे जा करके ये डस्टर रुक गया, क्योंकि इसमें ये सरक रहा है, और सरकने वाला जो घर्षण बल होता है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। सरकने वाला सर्पी, से सरकना, से सर्पी, सरक रहा है। अब समझो, अगर इसी में पहिए लगा दिए जाएं, एक पहिया यहाँ लगा दे, 2 पहिए यहाँ लगा दे, यहाँ और 2 ऐसे लगा, जैसे बच्चों का खिलौना होता है, ये पहिए लगा दिए, 4 पहिए। अब पहिए लगे हुए, अब इसको ढकेला जाता है, तो अब ये गति करेगा, लेकिन अब दूर तक करेगा। पहिए इसको धकेल कर ले जाएंगे दूर तक, क्योंकि अब घर्षण बल कम है। शुरू में सबसे ज्यादा था, गति उत्पन्न हुई तो भी लगा, 2 प्रकार का लगा, सरक करके लगा तो सर्पी घर्षण, और लोट करके लगा तो लोटानिक घर्षण। आपने देखा होगा, आप जब बारात चढ़ाते हैं तब नागिन डांस चलता है, नागिन डांस। और नागिन डांस जब चलता है, जब बीन का लहरा बज रहा होता है, तो डांसर क्या करता है? शराबी नशे में धुत और डांस मारेगा, जम के डांस मारता है। उसके बाद जब ढोल बजता है, तेरी के साथ नगाड़ा बजता है, वो लेट जाता है, और लेटने के बाद क्या करता है? वो सरक के नाश करता है, सरकता है, मतलब घर्षण बल लग रहा है, घर्षण, सर्पी घर्षण, सरकता है। लेकिन उसको कठिनाई हो रही है, क्योंकि सर्पी घर्षण का मान भी कैसा है? ज़्यादा है। अब जब वो सरक के डांस करता है, उसके बाद और जब लगता है नगाड़े में चोट, वो लेट जाता है और घूम करके नाश करता है, ऐसे करके है ना, ऐसे करके ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे करके वो डांस करता है, ऐसे करके। अब ये लेटा फिरेगा, क्योंकि लोटानिक घर्षण। आप बताइए जरा कि अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर ऐसे सरकाया जाए, जैसे वो डांस कर रहा था पहले, सरक कर, घूम कर, सरक कर, तो घर्षण बल लग रहा था ज़्यादा, क्योंकि सर्पी घर्षण था, सरक रहा था। फिर वो क्या कार्य किया? फिर वो लौट गया और लौट करके मार रहा है पलटे। अब वो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लौटने पर घर्षण बल कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। आपने देखा, जो बैग होता है, बैग बड़ा वाला, जैसे टूर बैग, जिसको खींच करके लेकर के जाते हैं, उसमें नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं। क्या होता है? क्योंकि वो घर्षण कौन सा है? लोटानिक है। अगर पहिए ना हो, सीधा खींचे तो जोर लगाना पड़ेगा, पहिए लगा दिए तो घर्षण बल लग गया। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक ट्रक और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल कैसा घर्षण बल है, तो आंसर क्या लगा दोगे? लोटानिक घर्षण बल है, लोटानिक घर्षण बल है। अब सुनिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस घर्षण बल का मान होता है, इनका अवरोही क्रम क्या है? घर्षण बल के मान का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा मान होता है स्थैतिक घर्षण का, स्थैतिक घर्षण से कम होता है सर्पी घर्षण का, और सबसे कम होता है लोटनिक, क्या लिखा मैंने? लोटनिक घर्षण का। ये बात एग्जामिनर ने 1000 बार पूछ ली होगी। अगर आप याद ना करके जाओगे तो रेल ग्रुप डी में शहीद, आपका एक प्रश्न हो जाएगा शहीद। आगे पढ़ते हैं कुछ और। चलो अब नहीं बढ़ाते, आज के लिए भी बहुत वीडियो हो गई है लंबी जरा, और काफ़ी 45 मिनट की हो गई है। 45 मिनट की वीडियो हो गया, काफ़ी है। मैंने बहुत सारे टॉपिक आज भी कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा अगली वीडियो में, और बेहतरीन उदाहरणों के साथ आपको पढ़ाइए, फिर से बहुत अच्छे से आपकी कवर हो जाएगी, और रेलवे ग्रुप में आपका कोई भी प्रश्न नहीं
छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप पढ़ोगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे तो अपने विद्यार्थी को शेयर करें इस चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।